हेलो दोस्तों, सीवी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग दिल्ली सल्तनत से संबंधित प्रशासनिक व्यवस्था के सारे पीवाईक्यूज़ और एमसीक्यूज़ को देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सल्तनत काल में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था? ऑप्शन है अरबी, फारसी, तुर्की और उर्दू। दिल्ली सल्तनत प्रशासनिक व्यवस्था में हम लोगों ने पढ़ा था कि दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? वह फारसी थी। राजकीय भाषा होने का मतलब कि दिल्ली सल्तनत के समस्त कार्य, जितने भी कार्य होंगे, वो सारे कार्य फारसी भाषा में ही होंगे, चाहे वो पत्राचार हो या फिर राजस्व संबंधी कार्य हो या तमाम जितने भी कार्य होंगे वह राजकीय भाषा होती है। तो इसका आंसर होगा बी, फारसी भाषा। सामान्यतः प्रत्येक देश की कोई ना कोई राजकीय भाषा अवश्य होती है। वर्तमान में भी प्रत्येक देश की कोई ना कोई राजकीय भाषा है। जैसे भारत की बात करें तो भारत की राजकीय भाषा क्या है? हिंदी है। हमारा दूसरा प्रश्न है, सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तुर्क, मंगोल, तातार या फिर अरब? अगर सल्तनत काल की बात करें तो सल्तनत काल के जितने भी अमीर हुए या फिर जितने भी मैक्सिमम सुल्तान हुए वे सभी तुर्क जनजाति के थे। इस वजह से हमारा आंसर होगा तुर्क। यहाँ पे अमीर शब्द आया है जो कि प्रायः दिल्ली सल्तनत पढ़ते समय आएगा। अमीर शब्द का मतलब यह होता है कि सल्तनत काल में जितने भी ऊंचे पद होते थे या फिर ऊंचे ओहदे होते थे, उन पदों पर जो व्यक्ति आसीन होते थे उनको हम अमीर कहते थे। हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से इक्ता का अर्थ कौन सा था? ज्येष्ठ उत्तराधिकार का सिद्धांत, राज्य की भूमि का सैनिकों के लिए अनुदान, युद्ध के लूट के माल में राज्य का हिस्सा या फिर तनख्वाह के बदले में भूमि के लगान का अनुदान। अगर इक्ता की बात करें तो इक्तादारी व्यवस्था की स्थापना इल्तुतमिश ने की थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति को भूमि का एक भाग दे दिया जाता था, जिससे जो राजस्व होता था उससे वह अपना खर्चा चलाता था, साथ ही साथ जितने भी अपने सैनिक रखता था उनका भी खर्चा इसी से चलाता था, और जो अतिरिक्त राशि बच जाती थी उसको राज्य के राजस्व विभाग में जमा कर दिया जाता था। इस प्रकार अगर इक्ता के अर्थ की बात की जाए तो ऑप्शन डी सही होगा, तनख्वाह के बदले में भूमि के लगान का अनुदान। हमने देखा कि इसमें तनख्वाह के बदले भूमि का एक हिस्सा दिया जाता था और उसके ही राजस्व से अपना खर्चा चलाते थे। और अगर पूछा जाए कि इक्तादारी व्यवस्था किसने लागू किया था तो इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता था। साथ ही साथ इल्तुतमिश ने ही दिल्ली को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया। अगर दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक की बात की जाए तो अभी इल्तुतमिश को ही कहा जाता था। इसके साथ साथ तुर्कान-ए-चहलगानी की स्थापना भी इल्तुतमिश ने की थी। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। हमारा चौथा प्रश्न है, भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो अभी हम लोगों ने ऊपर वाले प्रश्न में पढ़ा कि इल्तुतमिश ने भारत में इक्तादारी व्यवस्था को लागू किया था। अगर बलबन की बात करें तो इल्तुतमिश द्वारा स्थापित तुर्कान-ए-चहलगानी का दमन बलबन ने किया था। साथ ही साथ इसने एक सैन्य विभाग, दीवान-ए-आरिज नामक सैन्य विभाग की स्थापना भी की थी। बलबन ने सबसे पहले राजत्व का दैवी सिद्धांत भी दिया था, जिसके अंतर्गत सुल्तान का पद जो है वह ईश्वर द्वारा दिया गया है, जिसे उसने नियाबत-ए-खुदाई कहा। दूसरा इसका सिद्धांत था कि सुल्तान जो है ईश्वर का प्रतिरूप होता है, और सुल्तान ईश्वर का प्रतिरूप होता है, इसके लिए उसने जिल्ले इलाही का प्रयोग किया। अगर अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो अपने सैनिकों को सबसे पहले नगद वेतन देने वाला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ही था। साथ ही साथ इसने घोड़ों को दागने की प्रथा को शुरू किया। इसके साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था भी लागू की। साथ ही साथ अलाउद्दीन खिलजी ने 2 नए कर लगाए, घरी कर और चराई कर। इसके साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी ने जमयत खाना मस्जिद का निर्माण कराया, जो कि तुर्की शैली में निर्मित भारत की प्रथम मस्जिद थी। तो इतना पॉइंट्स ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, सल्तनत काल में दीवान-ए-अमीर कोही विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो दीवान-ए-कोही की बात करें तो इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विभाग के लिए की थी। तो ये किससे संबंधित था? कृषि से संबंधित था। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो इन्होंने किसानों की सहायता के लिए सोनधर ऋण भी मुहैया कराया। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें
तो इसने अपने समय में कई नवीन प्रयोग किए जो कि विफल भी रहे। उनमें से एक प्रमुख था टोकन मुद्रा या फिर प्रतीक मुद्रा जारी करना। और अपने टोकन करेंसी के अंतर्गत इसने जो मुद्रा चलाए उसको दोकनी नामक सिक्का कहा जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो ये दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान योग्य शासक था। मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया का खान तथा धनवानों का राजकुमार भी कहा गया है। दुनिया का खान मोहम्मद बिन तुगलक को राजमुंदरी अभिलेख में कहा गया है। ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखेंगे, बढ़ते हैं आगे। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी? तो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि दीवान ए अमीर कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। अगर मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो इसके मरने पर बदायूनी ने कहा था कि सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही इब्न बतूता नामक मोरक्को यात्री भारत आया था, इसको भी ध्यान रखेंगे। सातवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शरिया द्वारा स्वीकृत नहीं था? कृषि कर, गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर, व्यवसाय कर या फिर विवाह कर। शरिया को यहाँ समझ लेते हैं। सल्तनत काल की प्रशासनिक व्यवस्था में हम लोगों ने इस्लामिक कानून के 4 स्रोतों के बारे में पढ़ा था। पहला था कुरान, दूसरा था हदीस, तीसरा था इज्मा और चौथा था कयास। कुरान में पैगंबर मोहम्मद को जैब्रियल द्वारा दी गई सारी सूचनाएं संकलित हैं और यह इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है। अगर हदीस की बात करें तो इसमें मोहम्मद साहब के कथनों और कार्यों का संकलन किया गया है। अगर कुरान से कोई चीज़ स्पष्ट नहीं होती तो हदीस का सहारा लिया जाता है। अगर शरिया की बात करें तो शरिया इस्लामिक कानून को कहते हैं जिसमें कि कुरान और हदीस दोनों के सम्मिलित रूप को लिया गया है और इस प्रकार इस्लामिक कानून को हम शरिया कहते हैं। तो हमने पढ़ा था कि इस्लामिक कानून में 4 प्रकार के कर लिए जाते थे, जजिया, जकात, खुम्स और खराज। तो अगर खराज की बात करें तो यह कृषि कर था, जजिया की बात करें तो यह गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाले कर था, तथा जकात की बात करें तो यह समृद्ध मुसलमानों द्वारा लिया जाने वाला अतिरिक्त टैक्स था जो कि उनकी आय का 2.5% या फिर 1/40वां भाग होता था। तो इसका मतलब वो व्यवसाय कर रहे हैं उससे भी टैक्स लिया जाएगा। विवाह कर शरिया के नियम में नहीं था, तो आंसर होगा डी। ये सारे पॉइंट्स आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा दिल्ली प्रशासन का वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो जाके अवश्य देखें। साथ ही साथ अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दीजिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है, निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था? अगर विजारत की बात करें तो वजीर के विभाग को हम लोग विजारत कहते थे और इसका सबसे बड़ा कार्य था राजस्व का नियंत्रण करना। और अगर वजारत की बात करें तो यह अपने चरमोत्कर्ष पर तुगलक राजवंश में पहुंच गया था। और अगर तुगलक राजवंश में भी किसी विशेष शासक की बात करें तो वह थे मोहम्मद बिन तुगलक, जिनके शासनकाल में वजारत अपने चरमोत्कर्ष पर था। वजारत के बारे में हम लोगों ने डिटेल पूर्वक दिल्ली प्रशासन के अंतर्गत देखा है, आप लोग जाएं और उस वीडियो को पूरा देखें। अगर वजारत की बात करें तो सल्तनत काल का यह सबसे महत्वपूर्ण पद था। इसका कार्य क्या था? इसका कार्य था आय और व्यय का लेखा जोखा रखना। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि दीवान ए वजारत क्या था? तो यह दिल्ली सल्तनत का राजस्व विभाग था। हमारा 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता इक्ता व्यवस्था की नहीं है? अभी हम लोगों ने इक्ता व्यवस्था के बारे में पढ़ा है, तो चलिए देखते हैं ऑप्शन का क्या है। इक्ता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी। दूसरा पॉइंट, सियासतनामा इक्ता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था। तीसरा पॉइंट, इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता था। चौथा पॉइंट, मुक्ति को इक्ता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे। इक्तादारी व्यवस्था की बात करें तो इसकी स्थापना इल्तुतमिश ने की थी। इसके अंतर्गत भूमि का एक हिस्सा दिया जाता था और उस भूमि के हिस्से से जो भी राजस्व प्राप्त होता था उससे वह इक्तादार अपने सैनिकों का खर्चा और अपना खर्चा निकाल के बाकी धनराशि को दिल्ली सल्तनत के राजस्व विभाग में जमा कर देता था। इन्हीं इक्तादारों को मुक्ति या वली भी कहते थे। इसको भी ध्यान रखेंगे, नोट डाउन कर लेंगे कि इक्तादारों को ही मुक्ति या फिर एक और शब्द है बली भी कहते थे। तो इक्ता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी, बिल्कुल बात सही है, क्योंकि इससे राजस्व एकत्रित होता था और अतिरिक्त राजस्व दिल्ली सल्तनत के राजस्व विभाग में जमा हो जाता था। सियासतनामा इक्ता व्यवस्था की जानकारी रखने का स्रोत था, ये बात भी सही है।
सियासतनामे में सभी इक़्तिदारों की सूची होती थी और उनका नाम भी लिखा होता था। तो ये पॉइंट भी सही है। इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधे सुल्तान के खाते में जाता था। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सुल्तान के खाते में नहीं जाता था, वह राजस्व विभाग के खाते में जाता था। तो ये पॉइंट्स गलत है। और मुक्ति को इक्ता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे। बिल्कुल बात है, उसको सैनिक रखना पड़ता था और अपना खर्चा भी लेना पड़ता था। उसको अपना सैनिक रखना पड़ता था और उसी से वो अपने सैनिकों का खर्चा भी निकालता था। तो पूछा है कि कौन सी विशिष्टता सही नहीं है, तो सी सही नहीं है। तो हमारा आंसर होगा सी। ये सारे पॉइंट्स आप लोग ध्यान रखेंगे, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए ये यूपीपीसीएस प्री 2019 का क्वेश्चन है। तो अगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप लोग किसी तरह के प्रश्नों को कर सकते हैं। अगर आप लोगों को अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो हमारा प्लेलिस्ट चेक करें और संपूर्ण मध्यकालीन भारतीय इतिहास की प्लेलिस्ट को आज ही से देखना शुरू करें। हमारा 10वां प्रश्न है, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? हम लोगों ने अपने वीडियो लेक्चर में पढ़ा था कि ग्रामीण स्तर पे जो भू राजस्व के अधिकारी थे वो थे खुद, मुकद्दम और चौधरी। तो पटवारी नहीं था, ये इस समय होते हैं रावत नहीं, मलिक नहीं, चौधरी। खुद, मुकद्दम और चौधरी, ये तीनों में से कोई आंसर में होगा, ये तीनों में से कोई भी ऑप्शन में होगा वही सही होगा। तो चौधरी उस समय भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी होता था। अलाउद्दीन खिलजी के काल में हम लोगों ने पढ़ा था कि उसने खुद, मुकद्दम और चौधरियों के अधिकार को समाप्त कर दिया था, जिससे इनका जीवन भी सामान्य लोगों की भांति हो गया था। किंतु अलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु के बाद ही इनको इनके अधिकार दे दिए गए थे। ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वरीद किसे कहते थे? राजकीय कारखानों में काम करने वाले कारीगर, सुल्तान के अंगरक्षक, सरकारी कोष के अधिकारी या फिर सूचना पहुंचाने वाले गुप्तचर। वरीद के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि वरीद गुप्तचर विभाग के अधिकारी होते थे। तो आंसर क्या होगा? सूचना पहुंचाने वाले गुप्तचर। वरीद की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बाजार नियंत्रण प्रणाली में सबसे पहले वरीद और मुबैयान नामक अधिकारियों की नियुक्ति की थी। तो इस प्रकार वरीद और मुबैयान क्या थे? सूचना पहुंचाने वाले अधिकारी। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। हमारा 12वां प्रश्न है, जवाबीद का संबंध किससे था? राज्य कानून से, मनसब प्रणाली को नियंत्रित करने वाले कानून से, टकसाल से संबंधित कानून से या फिर कृषि संबंधित कानून से। जब तुर्कों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की तो भारत जैसे गैर इस्लामिक राष्ट्र में केवल इस्लामिक कानून के हिसाब से शासन करना संभव नहीं था। इसलिए उनको अपने द्वारा कुछ नए कानून भी बनाने पड़ते थे जो कि इस्लाम से थोड़ा अलग भी होते थे। और सुल्तान जो इस प्रकार के कानून बनाते थे उनको जवाबीद कहते थे। तो जवाबीद क्या था? राज्य का कानून। इन सारे बिंदुओं की चर्चा हम लोगों ने अपने दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक वाले वीडियो में किया है। आप लोग उसे अवश्य देखें, उसके बाद MCQs लगाएं। हमारा 13वां प्रश्न है, हदीस है एक क्या है? इस्लामिक कानून, बंदोबस्त कानून, सल्तनत कालीन कर या फिर मनसबदार। तो हदीस की बात करने से पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि मुस्लिम कानून के 4 स्रोत थे। कौन कौन से? कुरान, हदीस, इज्मा और कयास। तो इस प्रकार हदीस क्या है? हदीस एक इस्लामिक कानून है। साथ ही साथ शरीयत के बारे में हम लोगों ने आज ही पढ़ा कि कुरान और हदीस के नियमों का संग्रह शरीयत है। शरीयत को इस्लामिक कानून भी कहा जाता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। हमारा 14वां प्रश्न है, भूमि नापने के लिए दिल्ली सल्तनत काल में कौन सा मापक प्रयोग में लाया जाता था? किस्मत ए गल्ला, गल्ला बक्सी, मसहत या फिर गाजी। तो खिलजी वंश को पढ़ते समय हम लोगों ने मसाहत प्रणाली को पढ़ा था जो कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में प्रचलित था। इसके अंतर्गत मसाहत प्रणाली के अंतर्गत भूमि को माप के उसके हिसाब से कर लिया जाता था। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत में कौन सा मापक प्रयोग में लाया जाता था? मसाहत। आंसर सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? दीवान ए मुख्त खराज की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। दीवान ए अमीर कोही की स्थापना मोहम्मद तुगलक ने की थी। दीवान ए खैरात की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। और दीवान ए रियासत की स्थापना बलबन ने की थी। तो दीवान ए मुख्त खराज की बात करें तो इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने ही की थी। साथ ही साथ इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए 3 प्रकार के बाजारों की भी स्थापना की थी, जिसमें से पहला था शाहनाए मंडी, दूसरा था सराय ए अदल और तीसरा था पशु पक्षियों व दासों का बाजार।
इसके साथ साथ उसने राशनिंग प्रणाली भी लागू की थी। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है। अगर दीवान ए अमीर कोही की बात करें तो इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने ही की थी, ये भी सही है। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसके साथ साथ टोकन करेंसी भी जारी की थी तथा सोंधर नामक ऋण भी प्रदान किया था। ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखेंगे। दीवान ए खैरात की बात करें तो दीवान ए खैरात एक दान विभाग था जिसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने ही की थी। इसके साथ साथ फिरोज शाह तुगलक ने दीवान ए इस्तियाक की भी स्थापना की थी जो कि पेंशन विभाग था। साथ ही साथ दीवान ए बंदगान की स्थापना भी फिरोज शाह तुगलक ने ही की थी जो कि दासों के लिए बनाया गया था। फिरोज शाह तुगलक ने एक रोजगार दफ्तर की भी स्थापना की थी तथा एक सरकारी खैराती अस्पताल दार उल सफा का भी निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने ही किया था। चौथा है दीवान ए रियासत की स्थापना बलबन ने की थी, तो ये गलत है। दीवान ए रियासत की स्थापना भी अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग ध्यान रखेंगे, सभी पॉइंट्स एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ने से पहले बलबन की बात करें तो बलबन ने दीवान ए आरिज नामक विभाग की स्थापना की थी और दीवान ए आरिज के मुख्य अधिकारी को हम क्या कहते थे, आरिज ए मुमालिक। ये भी ध्यान रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही रूप से सुमेलित है। पहला है दीवान ए बंदगान, इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। हाँ, ये सही है, तो यही सुमेलित हो जाएगा। फिर भी हम लोग चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे और उनसे संबंधित सारे पॉइंट्स का डिस्कशन करेंगे। अगर फिरोज शाह तुगलक की बात की जाए तो इसने दीवान ए बंदगान के साथ साथ दीवान ए खैरात का भी स्थापना किया था। इसके साथ साथ इसने एक सरकारी खैराती अस्पताल दारुल सफा का भी स्थापना की थी। साथ ही साथ इसने पेंशन विभाग के लिए दीवान ए इस्तियाक का भी निर्माण किया था। इसी के साथ साथ दीवान ए रियासत की भी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अब दीवान ए अर्ज की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी, गलत बात है। अभी पढ़ा हम लोगों ने कि दीवान ए अर्ज की स्थापना बलबन ने की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अमीर ए कोही नामक विभाग की स्थापना की थी जो कि कृषि विभाग से संबंधित था। साथ ही साथ इसने सोंधर नामक ऋण भी मोहम्मद बिन तुगलक ने सोंधर नामक ऋण भी प्रोवाइड किया था। अगर हम बात करें मोहम्मद बिन तुगलक की तो इसने टोकन मुद्रा भी जारी की थी जिसके अंतर्गत चांदी की जगह पे तांबे और कांसे के मुद्रे जारी किए गए थे और इसके तहत जारी किए गए मुद्रों को दोकनी मुद्रा कहते थे। ये था हमारा दिल्ली सल्तनत प्रशासन से संबंधित सारा एमसीक्यूज। मेरी आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर बेहद पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले वीडियो में हम लोग दिल्ली सल्तनत से संबंधित आर्थिक और सामाजिक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।